जय हिंद स्टूडेंट्स। आज विद्यार्थियों के समक्ष हिंदी भाषा की वर्तनी से संबंधित वर्तनी यानी कि स्टूडेंट्स हिज्जे या जिसको हम लोग कहते हैं स्पेलिंग, है ना। तो आज विद्यार्थियों के समक्ष हिंदी भाषा की वर्तनी से संबद्ध एक ऐसा वीडियो लेकर हम आए हैं जिसकी आवश्यकता हर एक विद्यार्थी, यहाँ तक कि शिक्षक और कार्यालय में जो लोग काम करते हैं, दफ्तरों में जो काम करते हैं वे, और यहाँ तक कि हर आम जनमानस को इसकी आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप विषय समझ रहे होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम हिंदी स्पेलिंग की बात कर रहे हैं, है ना। हिंदी वर्तनी की बात कर रहे हैं जिसको स्टूडेंट्स उर्दू में हिज्जे कहा जाता है ना। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि हिंदी वर्तनी को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इसका जो मानक रूप है उसकी जानकारी का जो अभाव है ना। तो इस अभाव के चलते हमसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, शायद आपको यह जरूर पता होगा कि अंग्रेजी भाषा का जो मानक रूप है आज से लगभग 50 साल पहले ही वह तैयार कर लिया गया। ठीक है, आज से लगभग 50 साल पहले ही अंग्रेजी भाषा जो है उसका मानक रूप, है ना, वह तैयार कर लिया गया है। यही कारण है कि अंग्रेजी का कोई भी ऐसा शब्द, है ना, अंग्रेजी भाषा का कोई भी ऐसा शब्द या उसका जो अर्थ है उसको लेकर किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं है ना। ये मैं अंग्रेजी भाषा के बारे में कह रहा हूँ, और उर्दू में भी करीब करीब यही बात है। एक मानक उर्दू तय हो चुका है ना स्टूडेंट्स। तो जहाँ तक हिंदी की बात है, हिंदी में ऐसा पूरी तरह से अब तक लागू नहीं हुआ है ना। तो हिंदी में अब क्या लागू हुआ है, कितना लागू हुआ है और किन किन बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए, उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। देखिए, अब आप स्क्रीन पे देखिए, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, है ना। मानक एक शब्द है, मानक। तो मानक शब्द से बना है मानकीकरण, है ना। एक शब्द है अंग्रेजी में स्टैंडर्ड, है ना। तो स्टैंडर्ड शब्द से बना है स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। तो वो स्टैंडर्ड जो है मानक क्या है उस पे आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम आपके समक्ष एक सवाल रखना चाहते हैं, आपको उसका उत्तर बताना है ना। आप ये बताइए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। जी हाँ, भारत की राष्ट्रभाषा, मैं कह रहा हूं राष्ट्रभाषा, है ना। राष्ट्रभाषा क्या है। तो बच्चों, शायद आपका जवाब होगा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है ना। लेकिन यहां पे ये हमसे आपसे भूल हो रही है ना। संविधान सम्मत भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ना। संविधान सम्मत भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है ना। अब चलिए आप स्क्रीन पे देखिए, हिंदी भारतीय संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया, जब देश आजाद हुआ स्टूडेंट्स, तो भारत का एक संविधान बना, है ना, जो संविधान पूरे देश पे लागू हुआ, है ना। तो हम उस भारतीय संघ की बात कर रहे हैं जो आजादी के बाद अस्तित्व में आया है ना।
या इसको हम भारत देश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं लिखी हुई है, राजभाषा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? राजभाषा, है ना। और राजभाषा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी क्या है? हिंदी यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो ये भी कोई सामान्य बात नहीं है कि चलो ये भारत राष्ट्र का ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है ना। तो जब राजभाषा है तो इसका जो मानक रूप है वह तो होना ही चाहिए, है ना। जब राजभाषा है तो उसका मानक रूप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा स्थापित विभाग हिंदी निदेशालय ने वर्तनी, जिसको कि देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है हिज्जे, जो कि उर्दू का शब्द है, और स्पेलिंग जो कि अंग्रेजी का शब्द है, संबंधी समस्याओं के समाधान तथा एकरूपता की दृष्टि से सराहनीय कार्य किया है। स्टूडेंट्स एक बात बताइए कि जब आपके विद्यालय में व्यवस्था बनानी होती है ना, तो व्यवस्था को बनाए रखने का काम कौन करते हैं? निश्चित रूप से आपके विद्यालय के हेडमास्टर करते हैं ना। तो उसी तरह से जब हिंदी भाषा का एक मानक रूप तय करने की बात आई तो उस मानक रूप को तय करने का काम कौन करेगा? इस काम को भारत सरकार करेगी, है ना। और भारत सरकार ने इस काम को करने के लिए एक विभाग बनाया स्टूडेंट्स, जिसको नाम दिया गया हिंदी निदेशालय, है ना। क्या नाम दिया गया? हिंदी निदेशालय। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हिंदी का जो मानक रूप है, उस मानक रूप को तय करने की जो जिम्मेदारी दी गई वह एक संस्थान को दी गई। उस संस्थान का नाम है द सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट, है ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को जिम्मा दिया गया, इनको जिम्मेवारी दी गई कि आप हिंदी का ऐसा रूप तय कीजिए जो सर्वमान्य हो और वही उचित भी हो, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना हुई वह 1 मार्च 1960 को हुई, है ना। इसका मतलब है कि लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं, है ना। और ये जो निदेशालय है वह जो भारत सरकार का एक विभाग है, मानव संसाधन विकास विभाग, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम लोग शिक्षा विभाग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस शिक्षा विभाग के तहत इस निदेशालय का गठन किया गया। और स्टूडेंट्स इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आप जैसा देख रहे हैं आपके समक्ष ये भारत का नक्शा है ना। देखिए आपके समक्ष ये भारत का नक्शा है ना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, है ना। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय का काम क्या है? मानक हिंदी के प्रसार के लिए उत्तरदायी संस्थान। ये किस चीज के लिए उत्तरदायी है स्टूडेंट्स? ये उत्तरदायी है मानक हिंदी, है ना, स्टैंडर्ड हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी। ये जो हिंदी का स्टैंडर्ड रूप है उसको तय करने वाली ये संस्थान है ना, स्टैंडर्ड हिंदी। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि देखिए ये है न्यू दिल्ली, है ना, ये है नई दिल्ली। यहां पे इसका क्या है? मुख्यालय है ना। और इसके अलावे इसकी 4 और शाखाएं भी हैं। एक देखिए
ये उत्तर पूर्व में यहाँ पे ये है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी, जो कि आसाम में है ना। और दूसरा जो है वो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा इसका ब्रांच है वो अभी तेलंगाना के हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में, है ना। और चौथा जो है ये देखिए यहां पे, चौथा ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसकी 4 शाखाएं हैं। एक गुवाहाटी में, एक कलकत्ता में, एक हैदराबाद में और एक चेन्नई में। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है। अब फिर से स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे आ जाइए। अब देखिए, जिन राज्यों की राजभाषा है हिंदी, बच्चों मैं फिर राजभाषा की बात कर रहा हूं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि किन किन राज्यों की राजभाषा है हिंदी। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ एक राजभाषा है, सिंगल राजभाषा, है ना। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पे सिंगल राजभाषा है और वो है हिंदी, है ना। सिंगल राजभाषा वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है हिंदी के संदर्भ में। ठीक है। अब जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार की जो राजभाषा हिंदी के अलावे उर्दू भी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ की जो राजभाषा है वो हिंदी के अलावे छत्तीसगढ़ी भी है ना। और गुजरात की स्टूडेंट्स, वहाँ की तो राजभाषा गुजराती है लेकिन वहाँ हिंदी को भी मान्यता है। वहाँ हिंदी में ऑफिशियल काम हो सकता है ना। उसी तरह से स्टूडेंट्स हरियाणा में है हिंदी, हिमाचल प्रदेश में है हिंदी। ठीक है। तो ये राज्य हैं जहां की जो राजभाषा है वो हिंदी है ना। अब कुछ और आगे बढ़िए, देखिए झारखंड की राजभाषा हिंदी। तो झारखंड की राजभाषा भी अकेले हिंदी नहीं है, यहां तो कई भाषाएं हैं, है ना। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी, राजस्थान की हिंदी, उत्तर प्रदेश की हिंदी, उत्तराखंड की हिंदी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां तक तो राज्य समाप्त हो गए, है ना। मतलब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज वाले राज्य समाप्त हो गए। अब हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की, यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र की। तो उसमें देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, जो हमारा जो बहुत सारा द्वीप है ना, जिसको हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, वहां भी हिंदी में ऑफिशियल काम होता है। ठीक है। उसके अलावे जो दिल्ली है वहां भी, और एक यहाँ पे सूची में नाम नहीं लिखा हुआ है, दादर और नगर हवेली, है ना, दमन और दीव, है ना, वहां भी हिंदी में काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स, चर्चा के क्रम में मैं झारखंड के बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको बता देता हूं कि झारखंड का जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उनका नाम आप सुन लीजिए, है ना। तो उसमें कुछ जो है हिंदी के डायलेक्ट भी हैं और कुछ ट्राइबल लैंग्वेज हैं, तो ध्यान से सुनिए, है ना। और यहाँ तक कि बंगला और उड़िया भी है। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं उनका नाम सुनिए। एक अंगिका है ना। उसके बाद बंगाली है, बांग्ला। उसके बाद भोजपुरी है ना। उसके बाद हो है। उसके बाद खड़िया है, खोरठा है, कुरमाली है ना, कुड़ुक है स्टूडेंट्स। और सुनिए नाम,
मगही है, मैथिली है, उसके बाद मुंडारी है, नागपुरी भी है, उड़िया तो है ही, उसके बाद संथाली और उर्दू भी है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। अंगिका 1, बंगाली 2, भोजपुरी 3, हो 4, है ना। खड़िया 5, खोरठा 6, कुरमाली 7, कुड़ुक 8, मगही 9, मैथिली 10, मुंडारी 11, नागपुरी 12, उड़िया 13, संथाली 14 और उर्दू 15। ठीक है, ये जानकारी स्टूडेंट्स आपको होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हम लोग सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट के बारे में कुछ जाने, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जाने, और हम लोग विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं के बारे में भी जाने, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट के द्वारा हिंदी को मानक बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है। तो उसको हम लोग क्रमवार अभी हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सम्मान हेतु शब्द श्री और जी अव्यय पृथक लिखे जाएं। जैसे, अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एक और बाईं ओर देखिए सही लिखा हुआ है और दाहिनी ओर गलत लिखा हुआ है। तो पहला देखिए नाम लिखा हुआ है श्री राम प्रसाद जी, है ना। श्री अलग है, राम प्रसाद उनका नाम है, और जी को भी अलग से लिखा हुआ है। ये हुआ मानक, है ना। अब यदि मान लीजिए राम में श्री को आपने जोड़ दिया और श्री राम एक साथ लिख दिया तो वो मानक नहीं हुआ। और देखिए प्रसाद में भी जी को लगा दिया गया, साथ में अटैच कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ये भी गलत माना जाएगा। ठीक है, तो प्रथम जो है श्री अलग, राम प्रसाद तो उनका नाम है अब, है ना, और जी को अलग से लिखा गया है, वो सही हुआ। और बाद वाले में देखिए श्री राम लिख करके प्रसाद जी जो लिख दिया गया है तो उसको गलत मानेंगे। सेकंड में देखिए महात्मा जी, महात्मा शब्द अलग, जी शब्द अलग, है ना। अब यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट, है ना, कोई शिक्षक या कोई भी व्यक्ति यदि महात्मा जी, महात्मा में जी को साथ ही साथ लगा देते हैं तो इसको हम लोग त्रुटिपूर्ण मानेंगे। पढ़ने में तो स्टूडेंट्स कोई गलती नहीं दिखेगी, लेकिन वास्तव में ये गलत माना जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे जिले के जो उपायुक्त महोदय हैं उनका नाम है श्री अरवा राजकमल। सम्मान देने के लिए हम उसमें जी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना। तो चलिए उनका जो नाम का शुद्ध रूप सम्मान देते हुए जो हम लिखेंगे वो होगा श्री अरवा राजकमल जी। अब देखिए, अब उसका गलत रूप जो हमने लिखने का प्रयास किया है, श्री अरवा तो हमने सही लिखा, लेकिन राजकमल में जी को साथ में अटैच कर दिया। देखिए ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं स्टूडेंट्स, है ना। आपको लगेगा इतना जरा सा छोटा सा बात है, इसको क्या सीखना है, लेकिन छोटी छोटी अभी देखिएगा इसके बाद भी और सारी कुछ चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उनको आपको देखना है, समझना है। तो मुझे लगता है कि आइंदा आप कभी भी किसी के नाम के आगे श्री लगाइएगा तो श्री को उसके नाम के साथ अटैच नहीं कीजिएगा, और यदि आप जी लिखिएगा तो जी को आप अलग से एक शब्द के रूप में लिखिएगा, ना कि जी उसके नाम के साथ अटैच कीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स अब आप स्क्रीन पे देखिए स्वर वर्ण, है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। तो स्वर वर्ण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वॉवेल, और व्यंजन वर्ण को कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, है ना। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हिंदी में स्वर वर्ण कौन कौन से हैं और व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, ये जानना जरूरी है ना।
तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का, ठीक है। तो जहां तक हम वर्णमाला की जो शुरुआत करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग अपने जीवन में जब हम हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओ आ, है ना, और उसके बाद क ख ग घ। तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि जो ओ आ हम लोग पढ़ते हैं, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ अंग और आ, इसको कहा जाता है वॉवेल। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ अंग आ, ये हो गया वॉवेल। ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। अब जहां तक कॉन्सोनेंट की बात है, तो जब बच्चे स्टार्टिंग अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म य र ल व तालव्य स मूर्धन स दंत स ह छ त्र ज्ञ। तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है ना। क ख ग से लेकर के अक्ष त्र और ज्ञ, ये हो गया स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट स्वर और व्यंजन यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी समझते हैं। अब चलिए स्क्रीन पे आ जाइए। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। देखिए स्वर वर्ण जिसको वॉवेल कहते हैं, तो इसीलिए चूंकि आप स्वरात्मक को शायद समझने में भ्रम की स्थिति में आ सकते थे, इसीलिए स्वर और व्यंजन की बात मैंने कर दी। और हर्षई दीर्घई जो है वो स्वर है और क ख ग जो है वो व्यंजन है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। ये किया जाए, ये किया जाए किनका कहना है? ये कहना है सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट का, जो कि हिंदी भाषा के मानक रूप को तय करने वाली संस्था है, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां एक वाक्य लिखा हुआ है साइकिल नई है। अब देखिए नई में साइकिल को तो छोड़ दीजिए, है को भी छोड़िए, अब नई में आ जाइए। नई में देखिए य में दीर्घिकार लिख दिया हुआ है और बाद में लिखा हुआ है न और दीर्घई नई। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए, य क्या है? य जो है वो हुआ कॉन्सोनेंट, य हुआ व्यंजन, है ना। और यदि हम वहां दीर्घई लगा देते हैं बच्चों, तो दीर्घई हुआ अ आ हर्षई दीर्घ, वो क्या हुआ? स्वर हुआ, है ना। तो हम लोगों को प्राथमिकता किसको देना है, स्वर को या व्यंजन को? स्वर को ना। इसीलिए जो ब्रैकेट में जो नई लिखा हुआ है वह सही माना जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर ब्लू लेटर में जो लिखा हुआ है नई, वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब अगला वाक्य देखिए, मुझे अचरज हुआ। ऐसे हुआ तो व में आकर वा तो कोई नहीं लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये भी समझिए कि हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ ऐसे क्षेत्रों में भी लोग हिंदी सीख रहे हैं जहाँ हिंदी का प्रचलन बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हुआ तो लिख सकते हैं ना, व लगा सकते हैं ना, या लगा देंगे ना। तो उनको समझाना होगा कि नहीं, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट जो है उसने क्या तय किया है कि जब स्वर और व्यंजन मतलब स्वर और व्यंजन में से तय करना है कि किसको चुनना है, तो हम स्वर को चुनेंगे। तो व क्या है? व व्यंजन है, और अ क्या है? अस्वर है। इसीलिए हम लोग जो ब्रैकेट में जो रेड कलर में लिखा हुआ उसको हम लोग मान्यता देंगे। अब उसके आगे देखिए, जो सही है वो ब्लू में लिखा हुआ है, जो गलत है उसको रेड में लिखा हुआ है। स्कूल गए, स्टूडेंट देखिए ग ए लिखा हुआ है, ए क्या कहां पे आएगा? ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए कहां आ गया? वो आ गया
भवेल में यानी स्वर में, इसलिए वो उसको हम लोग सही मानेंगे। और उसके ठीक नीचे देखिए स्कूल गए, य में का ये, तो य किस में आएगा? य आएगा कॉन्सोनेंट में यानी कि व्यंजन में। तो व्यंजन वाला भी सही है लेकिन उसको मान्यता नहीं देना है। उसी तरह से काम किए, देखिए य ए लगा हुआ है, स्वर वर्ण को हमें प्राथमिकता देना है। पापा आए, अब उसके ठीक नीचे देखिए काम किए पापा आए, ये वाक्य तो लिखा हुआ है, पढ़ने में तो सेम लगेगा लेकिन लिखने में किसको प्राथमिकता देनी है? जिसका अंत हो स्वर से। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। मैं यहां ये भी आपको बता दूं कि जहां य शब्द का मूल रूप हो वहां य ही प्रयोग में आएगा, यदि शब्द का मूल रूप है वह तब। जैसे स्थाई लिखा हुआ है ना, तो पहले वाला जो स्थाई है वो सही है, बाद वाला जो स्थाई है उसको हम लोग सही नहीं मानेंगे। उसके बाद देखिए एक शब्द है अव्ययी भाव, बाद में भी एक अव्ययी भाव लिखा हुआ है, य में दीर्घई की जगह में दीर्घई लगा दिया गया है, तो उसको हम लोग गलत मानेंगे। उसके बाद देखिए दायित्व, और बाद में भी एक दायित्व लिखा है जिसमें दीर्घई लगा हुआ है, य में हर्षिकार के स्थान पे, तो उसको भी हम लोग गलत मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे शब्द का मूल रूप ही य है, शब्द का मूल रूप ही य है ना, इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप लोग तत्सम शब्द जानते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द स्टूडेंट्स वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और ठीक उसी रूप में हिंदी में हूबहू स्वीकार कर लिए गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि अग्नि है ना, वैसे हम लोग आग बोलते हैं ना, लेकिन अग्नि यदि हम लोग बोलते हैं तो अग्नि भी तो सही है ना, तो अग्नि शब्द जो है वो तत्सम शब्द हुआ, है ना। तो यहां पे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो तय किया है उसको ध्यान दीजिए। तत्सम शब्द के अंत का हल चिन्ह, जिसको हलंत चिन्ह बोलते हैं, हिंदी में लुप्त हो चुका है। लुप्त हो चुका है माने उसको समाप्त माना जाएगा, उसको समाप्त माना जाएगा। तो जो लोग पुराने जानकार हैं, मैं स्वयं, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं हलंत नहीं लगाऊंगा, है ना, लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कहना है कि हलंत नहीं लगाना है। अब यहां पे देखिए, भारत एक महान देश है, ब्लू में जो महान लिखा हुआ है, नीले रंग में जो महान लिखा हुआ है, उसमें 9 में हलंत है बच्चों, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें सीधे महान लिख देना है, हलंत नहीं लगाना है। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, सन 1947 में भारत आजाद हुआ, नीले रंग में जो सन लिखा हुआ है 9 में हलंत है, और हलंत को हम लोग प्राथमिकता भी देते थे, लेकिन अब हमें सीधे सन लिख देना है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, यानी कि हल चिन्ह नहीं लगाना है। भगवान या भगवन शब्द में हम लोग क्या करते थे? हलंत लगाते थे। संस्कृत में तो लगाएंगे ही, लेकिन हिंदी में हम लोग नहीं लगाएंगे, है ना। भगवान आपकी रक्षा करें, तो नीले रंग में जो भगवान 9 में जो हलंत दिया हुआ है उसको क्या करना है? सीधे भगवान लिख देना है ना। उसके बाद देखिए, सचिन ने क्रिकेट में ढेरों कीर्तिमान बनाए। अब कीर्तिमान में देखिए 9 में हलंत है, लेकिन अब हमें क्या करना है? सीधे कीर्तिमान लिख देना है, 9 में हलंत नहीं लगाना है। तो इसके पीछे कोई व्याकरण का नियम नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ मानक रूप से लिखने का जो प्रचलन तय किया गया है वो बात है। ठीक है, वास्तव में 9 में हलंत लगाना बिल्कुल सही है। महान में, सन में, भगवान में, कीर्तिमान में, संस्कृत में तो लगाया ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हिंदी के मानक रूप में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अभी मैं बात कर रहा था स्वर वर्ण का और व्यंजन वर्ण का, है ना। क ख ग घ से लेके ज्ञ तक जो है वो व्यंजन वर्ण है ना। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन में खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण, खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रेड कलर में जो लिखा हुआ है, लाल रंग में लिखा हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी जो भी हैं सभी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण हैं। खड़ी पाई माने क्या? पाई का मतलब पाया, है ना। खड़ी पाई माने खड़ा पाया, है ना।
अब देखिए ख में क्या है, ख में, ग में, घ में, ये सब खड़ी पाई वाला है। खड़ी पाई का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं आपको। तो स्टूडेंट्स आप समझिए खड़ी पाई क्या होता है ना। तो जैसे ये क है, इसमें कोई खड़ी पाई नहीं है, कोई खड़ी पाई नहीं है ना। लेकिन जैसे ही ख है तो ख को हम लोग खड़ी पाई बोलेंगे। अब ये यहां तक लिखने के बाद स्टूडेंट देखिए, ये जो लकीर है ना, ये लकीर, ये है ना, इस लकीर को हम लोग बोलेंगे खड़ी पाई। तो ये ख जो है ये वो खड़ी पाई हुआ। ग भी खड़ी पाई हुआ। कैसे, यहां पे ये जो लकीर है देखिए, ये लकीर जो है ना खड़ी पाई है, खड़ा पाया है ना, एक तरह का पीलर जैसा है, इसलिए इसको हम लोग खड़ी पाई बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद घ, देखिए ये भी खड़ी पाई है, ये देखिए ये लकीर है ना, ये खड़ी पाई है। ठीक है, ये खड़ी पाई है, ग भी है, घ भी है, ये खड़ी पाई है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अंग खड़ी पाई नहीं है। अंग जो है वो खड़ी पाई नहीं है। इसमें कहां कोई खड़ी पाई है बताइए? ऐसा सीधा लकीर है क्या? ये वाला लकीर है इसमें? है नहीं, है ना। तो ये खड़ी पाई नहीं है, ये भी खड़ी पाई नहीं है। ये खड़ी पाई है, ये भी है, ये भी है। तो स्टूडेंट्स देखिए टोटल जो खड़ी पाई वाले हैं कौन कौन है, देखिए ख है, ग है, घ है। ठीक है। उसके बाद च है, छ नहीं है, छ नहीं है, ज है, झ है, य भी है ना। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ खड़ी पाई वाला नहीं है। फिर क्या है, अण है ना। उसके बाद त भी है, थ भी है, द नहीं है बच्चों, ध है, न है ना, प है, फ नहीं है, फ नहीं है ना, ब है, भ है, म भी है, य भी है, र नहीं है। फिर ल है, व है, तालेब स है, मूर्धन स है, दंत स है, ह नहीं है। फिर अक्ष है, त्र है और ज्ञ है। ये सभी खड़ी पाई वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे अभी एक आपको नियम देखना है। ये नियम किसके द्वारा बनाया गया है? ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा बनाया गया है। इस नियम में है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं कि खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन है। व्यंजन तो क, ख, ग, घ से लेके ज्ञ तक है, लेकिन उसमें खड़ी पाई वाले कौन है? क है नहीं है ना, क खड़ी पाई वाला नहीं है, ख है, ग है। इसी तरह से जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है उसको आपको ध्यान रखना है। तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का जब हम लोग संयुक्त रूप बनाएंगे तो खड़ी पाई को क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे, है ना। खड़ी पाई को हम लोग हटा देंगे। अब कैसे हटा देंगे वो बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स देखिए ख से देखिए ख्याति और ख्याति लिखा हुआ है। एक में ख में हलंत लगा दिया गया, या मैं कैया तमें अरसैती। तो ख में हलंत लगाने से भी ख आधा हो गया, और नियम सम्मत ये भी है, हालांकि कोई भी ऐसे ख्याति लिखते भी नहीं है, लेकिन जहां तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात है तो खड़ी पाई वाले जितने भी व्यंजन हैं तो उसको आधा करने के लिए, उसको संयुक्ताक्षर बनाने के लिए उसका जो खड़ी पाई है उसको हटा देना है। तो आप यहां ध्यान से देखिए ख का जो खड़ी पाई है उसको हटा दिया गया, बन गया ख्याति, है ना। उसी तरह से ग में देखिए लग्न, है ना, नीचे जो है लग्न वो भी सही है, व्याकरण की दृष्टि से वो गलत नहीं है ना। लेकिन चूंकि वो खड़ी पाई वाला है तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हमें क्या करना है, जो खड़ी पाई वाला जो व्यंजन है उसकी खड़ी पाई को हटा देना है। तो ग की खड़ी पाई को हमने हटा दिया। उसी तरह से देखिए विघ्न, है ना। अब देखिए कच्चा शब्द जब हमें लिखना पड़ा तो हमने क्या किया, बीच वाला च का खड़ी पाई को हटा दिया, हो गया कच्चा, है ना। अब च में हलंत लगाएंगे तब भी वो कच्चा सही होगा, लेकिन वो वैसे नहीं लिखना, और ऐसे कोई लिखते भी नहीं है। उसी तरह से जस देखिए छज्जा, अण नगण्य जो ऊपर लिखा हुआ वो सही है, ठीक है। उसी तरह से आप त वाला भी देख सकते हैं, है ना। थ में देखिए पथ्य, थ को आधा किया गया, ध को आधा किया गया, ध्वनि, ये सब सही है ना। सही और गलत सब आप देखते जाइए।
स्टूडेंट्स व्याकरण की दृष्टि से इसको हम लोग गलत भी नहीं मानेंगे, है ना, लेकिन हम लोग निदेशालय के निर्देशों के अनुसार जो है स्टैंडर्ड हिंदी बनाने के लिए ऐसा ही करेंगे जैसा कि निर्देश है। अब देखिए जितना ब्लू में है सब सही है, पृथ्वी, म्यान, प्यासा, नन्हा, शत्रुघ्न, चम्मच, कष्ट, 26, लज्जा, 11, इसमें से जो बाद वाला जो रेड कलर में लाल रंग में लिखा वो भी गलत नहीं है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन हमें लिखना है कैसे, खड़ी पाई वाले जो व्यंजन है उसकी खड़ी पाई को हटा देना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फिर से एक बार फोकस कीजिए कि खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है। तो देखिए क नहीं है, अंग नहीं है जो लाल में है ना, जो क नहीं है, अंग नहीं है, छ नहीं है, ट, ठ, ड, ढ, फ, र, ह, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं है, व्यंजन तो हैं लेकिन खड़ी पाई वाले नहीं हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो नियम तय किया गया कि अंग छ, देखिए स्टूडेंट यहाँ क का जिक्र नहीं है, क का यहाँ जिक्र नहीं है ना, अंग छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर में हल या हलंत चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएं। यानी कि स्टूडेंट्स हलंत चिन्ह अभी भी लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा ये नियम 2 तय करता है, और इस नियम के तहत मैं कुछ उदाहरण दूंगा जिसको आपको समझना है। स्टूडेंट्स देखिए अंग है ना, अंग जो है वो व्यंजन है, अब उससे एक शब्द बना है वांग्मय, है ना। अब अंग के देखिए नीचे हलंत देकर के उसको आधा किया गया, संयुक्ताक्षर बनाया गया, तो यहाँ पे हलंत जायज है ना, वांग्मय सही है। अब देखिए यदि हमें लट्टू लिखना पड़े तो है ना, ट में हम लोग क्या करेंगे, हलंत हम लोग लगाएंगे, है ना, ट में ट संयुक्त नहीं करेंगे। यदि हमें बुढ़ा लिखना हो तो ड में हलंत लगा के ढ देंगे, है ना, क्योंकि अभी अभी जो नियम बताए उसके अनुसार कुछ व्यंजन ऐसे हैं, कुछ व्यंजन का मतलब जो पाई वाला व्यंजन नहीं है ना, खड़ी पाई वाला जो व्यंजन नहीं है ना। उसी तरह से स्टूडेंट्स अब जब आप कभी भी विद्यालय, अपने विद्यालय की दीवारों पे जब आप विद्यालय लिखा हुआ देखेंगे, आपके विद्यालय का नाम, तो ये विद्या देखिए द है ना, द जो है वो खड़ी पाई वाला व्यंजन तो नहीं है, तो जब वो खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है तो द के संदर्भ में नियम यह है कि उसमें हलंत लगेगा, है ना। तो द जो है स्टूडेंट्स वो खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है, इसलिए जब कभी भी आपको विद्यालय लिखना पड़े तो आपको प्राथमिकता देना है जो ऊपर में देखिए लिखा हुआ विद्या है ना, उसमें लय लगा दीजिएगा विद्यालय। हालांकि स्टूडेंट्स जो नीचे विद्या लिखा हुआ है वो भी सही है। उसी तरह से ह के साथ है तो चिन्ह लिखना होगा, तो ह में आपको हलंत लगा देना है, चिन्ह हो गया। यहाँ पे ह न संयुक्त किया गया है, उसको गलत नहीं कहेंगे, नियम सम्मत तो वो भी है, लेकिन हमें प्राथमिकता देना है ऊपर वाले को। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मा और ब्रह्मा, देखिए जिसमें राइट चिन्ह लगा हुआ है उसको आपको प्राथमिकता देना है, और जिसमें गलत चिन्ह लगा हुआ है उसमें उसको आपको प्राथमिकता नहीं देना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब एक और नई चीज आपको बताता हूं मैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं और दोनों रूपों की एक सी मान्यता है, इनमें पहले वाले को प्राथमिकता दी जाए। यानी जब आप लिखेंगे तो जो पहले वाला है उसको आप लोग सही मानकर वैसा ही लिखिएगा। अब देखिए गर्दन और गर्दन है ना, एक में र पूरा र है और द न लिखा हुआ है, एक में र जो है वो संयुक्ताक्षर के रूप में है, तो पहले वाले को आपको प्राथमिकता देना है, दूसरे वाले को छोड़ देना है। उसी तरह से गर्मी गर्मी, बिल्कुल एक में है कि ल पूरा है, एक में ल आधा है, आप पूरा ल वाले को प्राथमिकता दीजिएगा। सर्दी सर्दी देखिए, भर्ती है ना, उसी तरह से बर्तन, फुर्सत, वापस, वापस को लोग वापिस भी बोलते हैं, लेकिन आपको वापस बोलना है, वापस लिखना भी है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहां भी मैं स्वयं जो है गर्मी शब्द जो लिखूंगा या अभी तक लिखता रहा हूं तो र ऊपर में हम लोग लगा देते हैं, है ना, संयुक्ताक्षर के रूप में। सर्दी, अभी तो आदत बनाना होगा, है ना, अब तो आदत बनाना होगा, है ना, क्योंकि हमारी आदत कुछ ऐसी ही पड़ गई है। हम लोग को बर्तन लिखना पड़ता है तो र ऊपर लिख देते हैं। भर्ती, आज तक भर्ती हम लोगों ने भ-र-ती लिखा ही नहीं, है ना। फुर्सत जब भी लिखना पड़ा होगा तो हम लोगों ने फुर्सत र को ऊपर ही लिखा है संयुक्ताक्षर के रूप में, है ना। गर्दन को भी। तो यहां हमें स्वयं भी सीखना है और स्टूडेंट्स को तो सीखना ही है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक और नियम जान लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समस्त पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्त पद, है ना। इसको सामासिक पद भी कहते हैं, ठीक है। समस्त पदों में प्रति, मात्र तथा आदि अव्यय अलग नहीं लिखे जाएं। अब इसको उदाहरण से आप समझिए। देखिए, रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो वहां देखिए गलत का चिन्ह हमने लगाया हुआ है। इसमें क्या है? प्रति अलग लिखा हुआ है और दिन अलग लिखा हुआ है ना। तो अभी अभी जैसा मैं बता रहा हूं कि समस्त पदों में प्रति, मात्र और आदि, ये सब जो शब्द हैं उसको अलग नहीं लिखना है ना। तो इसमें करना क्या है? प्रतिदिन एक साथ लिख देना है। रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, प्रति अलग और दिन अलग वो नहीं। वैसे पढ़ने में, सुनने में वो सही लग रहा है, वो भी दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको देना है? बाद वाले को, ठीक है। उसी तरह से बच्चों देखो, यथोचित, प्रतिशत, प्रति लिख करके सत नहीं लिखना है, प्रतिशत एक साथ लिखना है। मानव मात्र, है ना, एक साथ लिखना है। यथासंभव एक साथ लिखना है, ठीक है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स कुछ और बातें आपको बता ही देना चाहिए, क्योंकि कुछ कम ही बातें अब रह जाएगी, उसके लिए अलग से वीडियो में क्या बनाऊं, है ना। तो इसी में समाहित कर देता हूं। ध्यान दीजिए, विभक्ति, कारक या चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ लिखे जाएं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने लिखा मोहन ने, तो मोहन लिख करके ने हमने अलग से लिखा। मोहन को, मोहन लिख, मोहन शब्द अलग, को शब्द अलग। मोहन से, वो भी अलग हो गया। लेकिन जब मोहन के जगह में हमें सर्वनाम लगाना पड़े, आप लोग समझते होंगे कि नाउन के बदले जो वर्ड आता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं ना। नाउन के बदले जो आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं ना। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो मोहन के स्थान पे यहाँ उस शब्द का प्रयोग हुआ है। उसने, उसको, उससे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, गलत वाले में क्या है? उस लिख करके ने अलग से लिखा हुआ है, उस लिख करके को अलग से लिखा हुआ है। तो ये जो अलग से लिखने की जो माने कुछ बच्चे शायद लिखते भी होंगे, तो ऐसे नहीं लिखना है। उसने एक साथ, उसको एक साथ, उससे एक साथ, ठीक है। यहां तक आप जरूर समझे होंगे स्टूडेंट्स। और एक चीज सीख लीजिए, सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो, विभक्ति चिन्ह समझते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, ये सब क्या है? ये सब है विभक्ति चिन्ह, है ना। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे उसके लिए, है ना, तो उस अलग से लिख करके के लिए अलग अलग दो शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। सही क्या है? उसके, मतलब के को तो उसके साथ मिला दिए और लिए अलग से लिख दिए, है ना। और यहां पे देखिए, इसमें से, है ना, तो इस और में को मिला दिए, इसमें और से। स्टूडेंट्स देखिए, आदत तो गलत मेरी भी पड़ी हुई है। यहां पे ध्यान से देखिए, लिए को हमने गलत लिखा हुआ है। लिए, यहां क्या होना चाहिए था? य में का ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहां पर ए होना चाहिए था। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए, है ना, ए लिखना चाहिए था। उसके लिए, है ना।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लिए लिखा हुआ है ना, लिए, ये ल में हर्षी का ली, य में का ये, है ना। अभी अभी जैसा हमने बताया था, आपको य ऐसे नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है, ल में हर्षी का ली और ये लिए, ठीक है। ये बात तो आप समझ ही गए कि उसके लिए के स्थान पर क्या करना है, उसके एक साथ कर देना है, लिए अलग से लिख देना है। लेकिन ऐसा ए नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक अंतिम बात आपको बता दूं कि संयुक्त र के तीनों रूप जो प्रचलित हैं यथावत ही रहेंगे, यानी कि उसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। माने जो हम लोग र 3 प्रकार से लिखते हैं, संयुक्त र, है ना, जैसे प्रकार, प में देखिए र कटा हुआ है ना, धर्म, है ना, और उसी तरह से राष्ट्र, राष्ट्र, है ना। तो प्रकार जैसा है, प्रकार, प्रभा, ब्रजेश, धर्म, कर्ज, आशीर्वाद, राष्ट्र, ट्रक, पेट्रोल, है ना। ये 3 तरह के जो र का प्रयोग पहले से होता आ रहा है, वो अब भी होता रहेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई, लेकिन आप इसको ध्यान से देखने का और समझने का प्रयास करिएगा, और मानक हिंदी से लाने का प्रयास करूंगा जल्दी, है ना। और कोशिश कीजिएगा कि मानक हिंदी का जो रूप अभी मैंने बताया, उनको आप लिखते वक्त याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप अभी तो लिख लीजिए, अभी सीख लीजिए, लेकिन बाद में जब लिखने की बारी आए तो गलत कर दीजिए, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। और जब भी आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक या कोई भी पुस्तक आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिए कि वहां पे मानक हिंदी का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, आपको अपने तरीके से उसको सीखना है और ठीक कर लेना है ना। और अपने मन में रखना है कि वास्तव में मानक हिंदी क्या होती है, ठीक है। तो स्पेलिंग के संदर्भ में बहुत सारी आपकी भ्रांति आज दूर हुई होगी, और भविष्य में भी एक और वीडियो के माध्यम से जब मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा, तो निश्चित रूप से हिंदी की जो वर्तनी है, हिंदी की जो हिज्जे है, हिंदी की जो स्पेलिंग है, वो आपकी बेहतर हो जाएगी। तो ठीक है, हिंदी आप लोग अध्ययन करिए, और हिंदी आप लोग बराबर पढ़िए, और थोड़ा सा आवाज निकाल कर पढ़िए, जोर से पढ़िए, ताकि ये बचपन का समय है, इसमें होना ये चाहिए स्टूडेंट्स को कि हमेशा थोड़ा लाउड वॉइस में, थोड़ा ऊंची आवाज में, है ना, थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कल आप एक अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। जब कहीं आपको कुछ बोलना होगा तो आप बेहतर तरीके से बोल सकेंगे। तो पढ़ने की आदत आपको लगातार बनाए रखनी होगी, बनाए रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।